2 अक्टूबर याद रहता ही आपको, ड्राई डे होता है इस दिन। और इनके पापा का नाम था करमचंद गांधी, इनका खुद का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात साइड में होता है पापा का नाम साथ में लगाते हैं। मम्मी का नाम था पुतलीबाई। हालांकि मैंने सब इंस्पेक्टर वाली क्लास में पूछ लिया था कि इनकी मम्मी का नाम क्या था, आधे से अधिक लोगों का जवाब था कस्तूरबा गांधी। मुझे लगा यार कोई लुगाई को मां कैसे बना सकता है ऐसे, पर इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, मम्मी का नाम इनकी पुतलीबाई था। बहुत पैसे वाले परिवार के थे गांधी जी। इनके पापा राजकोट रियासत के अंदर दीवान हुआ करते थे। इनके पापा बीकानेर में भी नौकरी करके गए हुए थे, बीकानेर हिजाइनेस के पास भी नौकरी की थी, फिर राजकोट रियासत में दीवान हुआ करते थे। अब दीवान मतलब प्रधानमंत्री, अब किसी रियासत के प्रधानमंत्री का बेटा हो तो फिर ढंग की जगह ही पढ़ेगा, तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। तब सबसे बड़ी पढ़ाई वकालत की पढ़ाई हुआ करती थी, है ना, बैरिस्टर बोलते थे, बैरिस्टर पास। तो अभी तक भी देखो गांव के अंदर को ज्यादा बोलता लोग देते तू बैरिस्टर है, बैरिस्ट्री ना जाड़, तो मतलब बैरिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो बैरिस्टर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहां पर गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। अब भाई गांधी जी वहां से पढ़ के वापस आ गए, और गांधी जी वहां पर पढ़ के वकील की पढ़ाई करके वापस आएगा तो क्या काम करेगा, तो आपको सर स्वाभाविक सी बात है वकालत करेगा, और तो क्या करेगा। अब यहाँ पे आके भाई गांधी जी ने वकालत करने शुरू कर दी। पर गांधी जी एक रोड़ा पड़ता था थोड़ा सा यार, रोड़ा ये था कि गांधी जी की आवाज है ना थोड़ी सचिन तेंदुलकर टाइप की सी थी, तो पतली आवाज थी, लड़कियों जैसी आवाज थी गांधी जी की। लड़कियां यूं बुरा मत मान जाना भाई आपको कि हमारी आवाज ऐसी कैसी होती, मतलब पतली आवाज थी, है ना। तो गांधी जी कोर्ट के अंदर जाके बोलने लगे, जज ने कहा रे ये कहां से लाए आप, मुझे है इस आदमी। गांधी जी थे बड़े हैंडसम, मुझे रखते थे, एकदम कोट पैंट पहना हुआ, बाल लंबे हुआ करते थे। जज को हंसी आने लग जाती। गांधी जी 1-2 केस हार गए भाई शुरू में। गांधी जी केस हार गए तो 2-4 मेरे जैसों ने और कोई केस ले जाके दिए थे, उन्होंने वापस ले लिया, अपने रुपए वापस ला रहे। तुम मरवाएगा, फांसी लगवाएगा, जज तेरे को देखते हैं हंसने लग जाता है। फिर गांधी जी को लगा इधर तो अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो गांधी जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक प्राइमरी स्कूल थी और उसके अंदर पढ़ाया करते थे गांधी जी। वहां बच्चों ने शिकायत कर दी जाके प्रिंसिपल को, और वहां बच्चों ने जाके कहा कि इससे अच्छा तो मैडम ही लगा दो। बोलते तो सर मैडम की तरह ही है, फिर सर से क्यों पढ़े, मैडम से ही पढ़ लेंगे हम तो गांधी जी को स्कूल से हटाया गया। हालांकि ये बात है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गांधी जी स्कूल के अंदर पढ़ाने गए, बच्चों ने वहां पे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कैसे कहते, विवेकानंद जी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल हुआ करती थी, उसमें विवेकानंद जी पढ़ाने के लिए गए थे, और वहां पर भी उनको बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोनों महान आदमी बने, विवेकानंद जी और गांधी जी बाद में जाके। आप भी कई बार मुझे गालियां निकालते रहते हो ना, अच्छा नहीं पढ़ाता है, टाइम खा जाता है हमारा, तो मैं खुश होता हूं। मुझे लगता है अच्छा अपने पास में बड़ा आदमी बनने की संभावनाएं तो मौजूद है पूरी। और देखना आप, मैं यूं गांधी जी विवेकानंद जी की तरह मौका मिलेगा ना कभी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर आप लोग अपने बच्चों को कहोगे ये जो है ना ये हमारे सर हुआ करते थे, और बच्चे आपकी बात भी नहीं मानेंगे। बच्चे कहेंगे पापा इतनी मत फेंको, इतना महान आदमी आपको पढ़ा। आपको क्या, अरे हम तो इनको कुछ ही कह दिया करते थे, कुछ ही सवाल पूछ लिया करते थे, लेकिन आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको भी यदि इस प्रकार को रिजेक्ट करे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते किसी काम के लिए, तो आप खुश होया कीजिए। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती है, कुछ खुश फहमियों में व्यक्ति जीता है तो जिंदगी जीना थोड़ा सरल हो जाता है। जी तो अपने थोड़ा यूं सोच के तो कम से कम अच्छा ही रखें। तो गांधी जी को बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने एक फैक्ट्री खोली, कोई पापा तो पैसे वाले थे भाई, फैक्ट्री खोली, और उसमें भी गांधी जी के बिजनेस चलाने। कुल मिला के गांधी जी बेरोजगार हो गए थे। आप की तरह थे गांधी जी, आप यूं गांधी जी से अपनापन महसूस कर सकते हो। इन बिटवीन दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति भारत आए हुए थे जो गांधी जी के पापा के दोस्त हुआ करते थे, अब्दुल्ला भाई नाम के एक व्यक्ति थे, और वो साउथ अफ्रीका से यहां पर आए हुए थे। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। खूब सारे इंडियन वहां साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, मजदूरों के रूप में उनको वहां पर ले जाया जाता था। मैंने एक बार पहले भी बताया होगा आपको कि खूब सारे जो इंडियंस थे वो अफ्रीका में, वो आपके दक्षिणी अमेरिका में काम करवाने के लिए अंग्रेजों द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, डच के द्वारा ले जाए गए थे। जब अंग्रेज किसी को भी बाहर लेके जाया करते थे ना, तो एग्रीमेंट साइन करवाते, उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाते और कहते कि भाई ले तेरे को हम अफ्रीका लेके जा रहे हैं, तेरे को इतनी तनख्वाह देंगे, तेरे को ये काम करना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, सब सुविधाएं वगैरह जो भी तुझे मिलेगा वो सब लिख के लेके जाते। तो मान लो जैसे मैं वो बंदा हूं जिसको अंग्रेजों का मजदूर बन के जाना है कहां पर, और कहीं पर, और एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया। अब मैं हमारे गाँव आया और मैंने गाँव में कहा भाई अपने तो एग्रीमेंट साइन करके आ गए, अपने अब जाएंगे बाहर। तो एग्रीमेंट अपने वालों से बोला नहीं जाता था, तो बोलते गिरमिट,
कि एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट साइन करके बाहर गया है। इसलिए ये लोग जिनको अंग्रेज, डच या फ्रेंच इस प्रकार एग्रीमेंट साइन करवा के बाहर के देशों में भेजते थे, अफ्रीकन देशों में भेजते थे, या ये जो आपके साउथ अमेरिकन देश इनके अंदर भेजा करते थे, उन लोगों का बाद में नाम ही पड़ गया गिरमिटिया। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से बना, एग्रीमेंट से गिरमिट बनता है, गिरमिट से गिरमिटिया बन जाता है। गिरिराज किशोर की एक बुक है पहला गिरमिटिया, जो गांधी जी पर ही लिखी हुई है। तो गांधी जी भी अफ्रीका चले गए थे बाद में। अब्दुल्ला भाई अफ्रीका रहा करते थे, इनका परिवार। हालांकि इंडियंस जो भी अफ्रीका रहते थे वो गरीब लोग हुआ करते थे, लेकिन अब्दुल्ला भाई गुजराती बंदे थे, वहां जाके थोड़ा बिजनेस किया तो ये थोड़े अमीर हो गए थे। वहां पर पैसे वाले हो गए थे अब्दुल्ला भाई। अब पैसे वाले हुए तो परिवार में संपत्ति को लेकर लड़ाइयां हुई। भाई गरीब हो तब तो संपत्ति किस बात की, लड़ाई किस बात की हो। पैसे वाले हुए तो संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। विवाद हुआ तो मैटर पहुंचा कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जब मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने कहा भाई आपके प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ हमें। जब प्रॉपर्टी के कागज पेश किए तो कागज सारे गुजराती भाषा में लिखे। भाई आपस में लेन देन किया भाइयों ने, या बाप ने बेटों को बांटी, उस बेटे ने अपने बेटों को बांटी, तो गुजराती में लिखे होंगे, गुजराती बंदे थे। जज कौन है? वो अंग्रेज है। अब उस अंग्रेज जज को तो गुजराती नहीं आए, और वहां पर ऐसा कोई बंदा नहीं था जो गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सके। इसलिए अब्दुल्ला भाई एक ऐसा आदमी ढूंढने के लिए इंडिया आए जो गुजराती को अंग्रेजी में बता सके, अंग्रेजों की बात उन गुजरातियों को समझा सके। और करमचंद गांधी ने अब्दुल्ला भाई को कहा कि भाई हमारे वाला यूं ही बैठा हुआ है घर पे, इसको ले जाओ, ये आपके काम आ जाएगा। और गांधी जी चूंकि वकालत की पढ़ाई और कर चुके थे, तो कहा ये तो वकील और है, आप तो इसको ले जाके खड़े कर देना। अब्दुल्ला भाई ने कहा वकील तो मेरे पास बहुत अच्छे बाकी हैं, मुझे तो ट्रांसलेशन वाला एक बंदा चाहिए, तो ले जाओ आप। तो 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। उसी 1893 में जिस साल विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, उसी 1893 में जब एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में भारत आ रही है, उसी 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। गांधी जी अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए कहां चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। वहां जाके गांधी जी गुजराती आदमी थे, थोड़े समझदार आदमी थे यूं, तो गांधी जी ने जाके वहां पे इन अब्दुल्ला भाई के परिवार का जो मुकदमा था वो कोर्ट में ले जाने नहीं दिया, बाहर बिठा के समझा दिया। अरे क्यों लड़ते यार, लो मैं बताऊं, तुम्हारे कागज दो, मैं बांट देता हूं, तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो। तो थोड़ी गांधी जी की दुकानदारी जम गई। बाकी इंडियन सारे अनपढ़ थे, तो बाकी इंडियन छोटे मोटे कामों के लिए गांधी जी के पास वहां आने लगे। कोई कहता मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, वहां की वोटर आईडी में नाम नहीं हुआ करते थे, इंडियंस को नागरिकता वगैरह नहीं मिलती वहां की। कोई कहता भाई मेरा आधार कार्ड बनवा दो, कोई कहता मेरे फॉर्म भरवा दो। छोटे मोटे कोई काम होते, मेरी वो रुपए इतने बनते हैं, इतने नहीं बनते, मेरा हिसाब कर दो। तो गांधी जी की दुकानदारी कुल मिला के दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गई थी, पैसे वाले एकदम। एक दिन गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ। कितने पैसे वाले थे, फर्स्ट क्लास के अंदर बैठे हुए थे गांधी जी। अपने में से अधिकतर लोग फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं बैठे होंगे, मैं तो खुद फर्स्ट क्लास में कोई 1-2 बार बैठा हुआ आऊंगा, क्यों काम पड़े अपना जाने का। वो भी अब कोई इन सालों के अंदर मुझे याद है, एक बार को जोधपुर गया था, तब मैं फर्स्ट क्लास में बैठ के जरूर गया था। बाकी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में अपने सोचा ही नहीं था, अपने जनरल के अंदर आया करते थे। गांधी जी फर्स्ट क्लास डब्बे के अंदर बैठे हुए, पूरे डब्बे में अंग्रेज भरे हुए, और अंग्रेजों ने जैसे देखा काला आदमी बैठा है, और उन्होंने कहा कि कालू इधर कैसे, तुम्हारा डब्बा उधर है, तुम इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते। और उन्होंने गांधी जी को नीचे उतार दिया। गांधी जी को वहां पर वो नीचे उतार के चले जाते हैं। गांधी जी को पहली बार लगा, अब तक गांधी जी यूं हाई फाई रहा करते थे, उनको लगा पैसे अपने पास, इंग्लिश आती है, अपने वकालत आती है, और चाहिए क्या। अब गांधी जी जिस स्टेशन पे उतारे गए, उस स्टेशन मास्टर को जाके अगली ट्रेन की टिकट मांगी। अगली ट्रेन सुबह आने वाली थी, पूरी रात पड़ी, ठंड की रात पड़ी। पहले तो टिकट वाले ने टिकट देने से मना कर दिया। उसने जब देखा काला आदमी फर्स्ट क्लास की टिकट मांग रहा है वापस, उसने कहा तुम्हारे काम की नहीं है टिकट। और गांधी जी को लगा कि यार ये तो गजब का भेदभाव। गांधी जी ने इंग्लिश झाड़ी उसके सामने, वकालत बताई उसको, तब उसने टिकट तो दे दिया। गांधी जी वापस ट्रेन के अंदर चढ़े, अगली ट्रेन के अंदर वापस अंग्रेज बैठे थे। उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं, उधर जा। वो तो एक कोई भला गोरा बैठा था, उसने कहा ये क्या तरीका, आने दो, ठंड मर रहा है बेचारा आदमी, इसके पास टिकट है, पैसे दिए इसने, उसने बिठाया। यहां से गांधी जी का जीवन चेंज होता है। गांधी जी अंग्रेजों की रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं, विरोध शुरू करते हैं। अपार्थीड पॉलिसी बोलते हैं, रंग भेद नीति। अच्छा, विरोध का तरीका क्या हो? विरोध के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हिंसक हो सकता है, अहिंसक हो सकता है। एक तरीका तो यह कि मान लो मुझे ट्रेन के डब्बे से नीचे उतार दिया, मैं दूसरे दिन एक बंदूक खरीदूं, जाके ट्रेन के डिब्बे में जो मुझे उतार रहे थे उनको सल्टा गया जाऊं। गांधी जी ने कहा नहीं, अपना तरीका अहिंसा पर आधारित होगा, सत्याग्रह किया जाएगा। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक शब्द है सत्य, एक शब्द है आग्रह। सत्य का मतलब होता है न्याय, आग्रह का मतलब होता है प्रयास करना।
न्याय के लिए प्रयास करना, एफर्ट्स फॉर जस्टिस। गांधी जी ने कहा हम न्याय के लिए प्रयास करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, और ये जो हमारा तरीका होगा, ये तरीका हमारा अहिंसा पर आधारित होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों की रंग भेद नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। मैंने जब आपको गर्मपंथ के उदय के कारण बताए थे, उनमें मैंने दक्षिण अफ्रीका का बोअर विद्रोह लिखा था। ये बोअर जो थे, ये डच किसान थे। कुछ डच किसान थे जो साउथ अफ्रीका में बहुत पहले चले गए थे, वहां पर खेती किया करते थे। बाद में जब अंग्रेजों का साउथ अफ्रीका में राज हुआ, तो अंग्रेजों ने कहा पूरे साउथ अफ्रीका में हम इंग्लिश लगाएंगे। जब इंग्लिश लगाने की बात आई, इंग्लिश कल्चर इंपोज करने की बात आई, तो इन डच किसानों ने, या ये जो बोअर्स थे, इन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, हम हमारी डच कल्चर को फॉलो करेंगे, आप इंग्लिश कल्चर हम पे इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो बोअर वहां पर विद्रोह कर देते हैं। ऐसे अफ्रीका में एक जनजाति होती है, मैम जब आपको ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कहीं नाम आ जाएगा, जुल्लू नाम की एक जनजाति होती है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये जुल्लू जनजाति जो थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर बगावत कर देती है। तो दो विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, एक बोअर विद्रोह और एक जुल्लू विद्रोह। इन दोनों विद्रोह के समय गांधी जी अंग्रेजों का साथ देते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे बोअर का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी ने यहाँ पे जुल्लुओं का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ पे गांधी जी को लगता था कि नहीं, अंग्रेज सही है, बोअर और जुल्लू गलत है। अब गांधी जी का ऐसा मानना क्यों था, क्या नहीं था, ये एक अलग बात है। पर इससे ये तो पता चलता है कि गांधी जी किसी भी मामले में रिजिड नहीं थे, थोड़े फ्लेक्सिबल इंसान थे। वरना क्या होता है आजकल, जैसे अपने होते हैं कि मैं मान लो बीजेपी का विरोधी हो गया तो फिर बीजेपी की अच्छी बात भी मुझे गलत लगेगी, या मैं कांग्रेस का विरोधी हो गया तो मुझे कांग्रेस की अच्छी बात भी गलत लगने लग जाएगी। गांधी जी इस मामले में थोड़े सही है कि अंग्रेज उन्हें बुरे लगते हैं, लेकिन ये नहीं कि अंग्रेजों की कोई अच्छी बात भी उसका विरोध करना शुरू कर दें। तो बोअर और जुल्लू भले ही किन चीजों के लिए विरोध करते होंगे, पर गांधी जी को लगा कि नहीं, यहाँ पे अंग्रेजों का पक्ष सही है, तो गांधी जी अंग्रेजों की तरफ थे। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को 2 मेडल दिए, एक बोअर मेडल दिया था और एक जुल्लू मेडल दिया था। लिखो, हालांकि गांधी जी है ना, मतलब या इंडिया आने से पहले बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। अफ्रीका में जब आंदोलन चला रहे थे तो भारत में बड़ी जोर शोर से बातें थी। मतलब बिरला ये तो चंदा बेचते थे यार गांधी जी को अफ्रीका में आंदोलन करने के लिए, कि यार वहां इंडियंस के लिए यदि कोई बंदा लड़ रहा है तो गांधी जी लड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलके आए थे और उन्होंने वापस आकर कहा था, अरे यार लड़का क्या शानदार आंदोलन चलाता है, क्या लोगों को बांध के रखने की क्षमता है, कितना अच्छा बार्गेनिंग करने की उसकी क्षमता है, अंग्रेजों को किस प्रकार कहां पर कौन सी चाल चलनी है बहुत अच्छे से जानता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जब आए थे तो सारे नेता यूं गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, सब लोग ज्यादा यूं गांधी जी को धोख दे, गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए। जिन्ना ने जा गांधी जी से हाथ मिलाया, हेलो मिस्टर गांधी। गांधी ने टेढ़ी नजरों से देखेगा, अच्छा तू धोख नहीं दे, तू आगे हाथ मिलाए। तो गांधी जी जितने पावरफुल होते चले गए थे, जिन्ना को उतना ही साइड में लगाना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है गांधी जी इस मामले में थोड़े एटीट्यूड वाले थे कि जो जो अपने से हाथ मिला रहे हैं, जो जो धोख नहीं खा रहे हैं, इनको तो मैं देख लूंगा। तो गांधी जी उस टाइप के रहे होंगे कि ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ये कौन है जो आके मेरे से हाथ मिला रहा है। तो गांधी जी वो वाली फीलिंग भी हुआ करती थी थोड़ी थोड़ी सी। तो ये 9 जनवरी को गांधी जी भारत आ गए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 में भारत आते हैं, 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो रखा है। 14 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेज हैं वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। गांधी जी ने आते इंडियंस को कहा कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, और ये गांधी जी नहीं, अपना पूरी कांग्रेस भी ये कह रही थी कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जर्मनी एक बुरा देश है, अंग्रेज वहां अच्छा काम कर रहे हैं, जर्मनी को हराना जरूरी है, जर्मनी चलते हर किसी से लड़ाई कर रहा है, इसलिए हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए पूरी तरीके से। मतलब कांग्रेस वालों के ऐसे स्टेटमेंट है कि खून का एक एक कतरा अंग्रेजों के काम आएगा, भारतीयों के। अंग्रेजों तुम लड़ाई करो, चिंता मत करो। चंदे इकट्ठे कर करके भेजे हुए अंग्रेजों को लड़ाई के लिए। और गांधी जी तो जब गांधी जी आए तो एक तो सब लोगों ने गांधी जी को कहा, किसी ने कहा कांग्रेस ज्वाइन करो, किसी ने कहा गांधी जी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन। कम्युनिस्ट तो तब थे ही नहीं, कोई उदारवादियों ने कहा हमारी तरफ आ जाओ, मुस्लिम लीग ने कहा हमारी तरफ आ जाओ। पर गांधी जी ने कहा कि नहीं, 1 साल तक तो मैं देश का भ्रमण करूंगा और देखूंगा कि मुझे किधर जाना चाहिए, पहले मैं देश को समझने की कोशिश करूंगा। गोखले ने भी उनको कहा था कि इंडिया में आए हो तो पहले इंडिया को घूमो, इंडिया को देखो, तब पता चलेगा कि इंडिया के बारे में क्या है और क्या नहीं है। गांधी जी 1 वर्ष तक भारत में लगभग घूमते रहे। इस 1 वर्ष के दौरान उन्होंने भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर गांव में जाके जैसे हट्टा कट्टा नौजवान टाइप का दिखता, उस गांधी जी कहते तुम आर्मी में जाओ, अंग्रेजों की आर्मी में जाके लड़ो जर्मनी के खिलाफ, देश को जरूरत है इस समय, अंग्रेजों को जरूरत है इस समय तुम्हारी। तो गांव वाले युवा तो गांधी जी से डरने लग गए थे कि यार डोकरा आते ही कहेगा फौज ज्वाइन कर लो तुम। तो गांधी जी का नाम ही निकाल दिया था कि ये भर्ती करने वाला सार्जेंट है। सुनो देखो बात कि एक तो इस शब्द पे मैं जाऊंगा ना, भर्ती करने, रिक्रूटमेंट बोलते हैं, रिक्रूटमेंट कर लिया। तो अपने क्या गांव वालों को रिक्रूटमेंट नाम नहीं आता था,
तो कोई मान लो मैं गया फौज की भर्ती के अंदर और मैं वहां रिक्रूट कर लिया गया, मैं गाँव आया वापस, क्या बात है, मैंने कहा भाई रिक्रूट हो गया मैं तो। अब अपने वालों से रिक्रूट तो बोला नहीं गया, अपने शब्द को बोलना शुरू किया रंगरूट। आज भी गांव में कोई नया नया फौजी लगता है रंगरूट है, और तो रंगरूट है। कितने रंगरूट हुए इस बार फौज का, जो भी नए भर्ती होते हैं, जो भी ट्रेनिंग वगैरह, अभी तो रंगरूट है। फौज वाले भी रंगरूट शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, वो वास्तव में रंगरूट नहीं है, वो रिक्रूट है कि नए नए जो बंदे भर्ती हुआ करते थे उनके लिए। फिर मुझे कई बार लगता है कि गांधी जी वैसे हैं कि क्या फौजी साहब होते हैं गाँव के अंदर। फौजी साहब से भी मैं अग्रिम माफी के साथ बात करना चाहूँ कि कई गाँव में फौजी साहब होते हैं जो रिटायर होकर आ जाते हैं, बाद में भाई रे टावरों को तंग करते हैं। फौज साहब को तो आदत होती है सुबह सुबह 4 बजे उठने की, टावरों को और उठा लेते हैं, जवानों खड़े हो जाओ, दौड़ लगा के आओ। तो घर परिवार के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो फौजी साहब से थोड़े दिनों में तंग आ जाते हैं, और फौजी साहब गली में दिखते हैं तो गली चेंज करने लग जाते हैं कि नहीं रे फौज साहब आ जाएंगे, अभी दौड़ लगवाए। हालांकि फौज साहब तो अच्छे के लिए दौड़ लगवाते हैं, पर युवा मन इन चीजों में कहाँ लगे, दूसरी कई चीजें होती है उसे लगाने के लिए। तो गांधी जी भी उसी प्रकार से थे भाई। गांधी जी सब युवाओं को कह रहे थे कि तुम फौज के अंदर शामिल हो। अंग्रेज इस बात से बड़े राजी हुए, अंग्रेजों ने कहा कि शाबाश मेरे चीते, और अंग्रेजों ने गांधी जी को एक मेडल दिया, कैसर ए हिंद। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पापा सर यही करते हैं, पापा फौज साहब है, फौज साहब तो सही के लिए करते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये गांधी जी को एक मेडल, तो गांधी जी को 3 मेडल हो गए। बोर और जुलू साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, यहाँ पर गांधी जी को एक मेडल और मिल गया। फिर गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस यदि कोई थी तो वो फिर एक तो गांधी जी 1916 के अंदर साबरमती में अपना आश्रम स्थापित कर लेते हैं। गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने इंडिया में कहीं पर गए थे तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, उसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने भाग लिया था। ये गांधी जी की प्रथम भारत में सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी।